नमस्कार। आज इस चैनल पर आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कितनी ज़मीन की कहानी मेरी ज़बानी सुनेंगे। यह मैं किताब से पढ़कर नहीं बता रहा, ये खुद मैं नरेट कर रहा हूँ और आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद उस ज़माने के राइटर हैं जब सीधापन था, गरीबी थी, लोग गांव में रहते थे, चालाकियाँ नहीं थी। लेकिन चालाकियों से भरे दिमाग उस टाइम भी इस संसार में थे। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां जवान हो गई थी और दोनों के विवाह भी हो गए थे। एक का विवाह गांव के ही किसी किसान के साथ हो गया था और दूसरी का एक शहर में। नमस्कार, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बहुत ही अच्छी कहानी कितनी ज़मीन का मैं आपको वर्णन करना चाहता हूँ। ये मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं बल्कि अपने विचारों से आपको बताऊंगा। दो बहनें थीं। एक का कस्बे में किसी सौदागर से और दूसरे का किसी गांव में एक किसान के साथ विवाह हुआ था। दोनों बहनें अपने अपने घर खुश थीं। अपने अपने उनके घर के रीति रिवाज थे, रहन सहन था, कमाई के साधन थे, पारिवारिक संबंध थे और दोनों अपनी जगह बहुत खुश थी। एक बार वो दोनों बहनें आपस में मिली तो जिस बहन का कस्बे नगर में विवाह हुआ था, वो अपनी बहन से अपने रहन सहन ठाट बाट का वर्णन करने लगी कि वो कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती है, कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, उनके घर में कितनी अच्छी इनकम आती है, घर के सदस्य कितने पढ़े लिखे हैं और अच्छी कमाई करते हैं। शहर में थिएटर हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, दुकानें हैं, पार्क है और एक चिड़ियाघर भी है जहाँ वो आए दिन आए जा करते हैं। उसकी बात सुन के दूसरी बहन जो कि गांव में ब्याही थी, वह बहुत मायूस हुई। उसने अपने जीजा सौदागर जो कि कस्बे में रहते थे और ठाठ बाट बता रही थी उसकी बहन, उसको सुन के दूसरी बहन जो कि गांव में ब्याही थी, वह कह उठी, मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग तो गांव के सीधे साधे लोग हैं और हमारा रहन सहन बहुत सीधा है। हमारे में कोई चालाकी नहीं है, कोई स्वार्थ भावना नहीं है, कोई खर्चे नहीं है। हम हेरा फेरी से, स्वार्थ से बहुत दूर हैं। हमें किसी भी चीज़ को बचाए रखने की, उसकी चोरी हो जाने की, उसकी खो जाने की कोई चिंता नहीं है। हमें ये चिंता नहीं है कि अगले दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी, जो हम अपने इन सुख साधनों को आगे भी भुगतते रहेंगे। हमारा जीवन सीधा साधा है, हम फालतू खर्चों के पचड़े में नहीं पड़ते। तुम जो सजी धजी रहती हो तो तुम्हारा घर का काम काज बहुत रुकावट से चल रहा होगा। तुम जो घर में टाइम दे सकती हो वो तुम अपने मेकअप में देती हो।
देहात में बिहाई बहन बोली, देखिए धन दौलत तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। किसी चीज़ का किसी पल का कोई भरोसा नहीं होता। हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। हमें ज़्यादा कमाई नहीं चाहिए। हमारा जो खेतों से पैदा होता है वो हमारे लिए काफ़ी है, और हम उसमें से कुछ बचा के अपने लिए रखते हैं और बाकी हम बाज़ार में बेच देते हैं, मंडियों में बेच देते हैं, जिससे कि देश के लोगों को भरपेट भोजन मिल सकता है। हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम लोगों की ज़िंदगी को कुछ सुधार पाते हैं। अगर हम खेती बाड़ी ना करें, सारे लोग ही जाके शहर में काम काज में सौदागरी में बिज़ी हो जाए, तो फिर ना तो अनाज होगा, ना सब्जियां होंगी, ना दूसरी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके भरोसे आदमी का जीवन चल सके। हम जो कमाते हैं उससे हमें कोई अभाव नहीं है। हम सीधा सादा जीवन रखते हैं, सीधा सादा पहनते हैं, सीधे सादे घर में रहते हैं, और सीधा सादा ही हमारा भोजन है। लेकिन तुम जैसे शहरियों को हम लोग गरीब नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी कमाई तुम्हें कम दिखती है। लेकिन गांव के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनको मेहनत मजदूरी करनी होती है। हम जितना शारीरिक श्रम करते हैं, जितना पसीना बहाते हैं, उतना ही हम सादा भोजन करते हैं, और कई बार आधे पेट खाना खाए भी सोते हैं। लेकिन हमें अच्छी नींद आती है, हमें गद्देदार बिस्तरों की ज़रूरत नहीं है। हम फर्श पे सो जाते हैं, बांध की चारपाई पे बिना बिस्तर तकिए के सो जाते हैं, और हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर गर्व होता है कि हम स्वस्थ हैं। जबकि शहर में इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक होने के बावजूद तुम शहर के लोगों को उतना स्वास्थ्य नहीं है, तुम्हारी सेहत हमेशा बिगड़ी रहती है। गांव और शहर की ज़िंदगी की तुलना तुम क्या जानो। तुम कुछ दिन आके शहर में रहो मेरे साथ, शहर वाली बहन ने कहा। तो ये बोली, तुम इससे अच्छा पहले तुम गांव में आके थोड़े दिन, हमें 15-20 दिन हमारे साथ रुको, उसके बाद तुम जाके हॉस्पिटल में अपने खून की, अपने शरीर की लैब वगैरह में चेकअप कराना, तो आपको पता लगेगा कि तुम्हारे शरीर में कितना अच्छा खून बह रहा है, तुम्हारा बीपी कितना अच्छा है, तुम्हारे अंदर कोलेस्ट्रॉल कितनी कम मात्रा में है, तुम्हारा ब्लड शुगर 3 महीने का कितना सही आता है। करके देखोगी? तुम पहले गांव आके देखो। अगर तुम्हें गांव में फ़ायदा ना हो तो मैं फिर तुम्हारे गांव शहर आके देखूंगी कि मेरे स्वास्थ्य में क्या गिरावट आती है। जो बहन शहर में रहती थी, उसने धुतकार कर हे भरी दृष्टि से अपनी छोटी बहन को देखा और कहा, रहने दो, बस तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम खाते पीते हो उससे बढ़िया तो हमारे घर के पालतू जानवर खाते हैं। इस चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है? यही चारों तरफ गोबर की बदबू, गोबर फैला हुआ है, ना कोई साफ सफाई ना कुछ है। जहाँ देखो भूसा और कचरा भरा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। तुम्हारे इधर बिजली
सुबह जाती है तो रात भर नहीं आती है। ऐसी जगह पे तुम रहती हो जहाँ सरकार का भी कोई तुम्हें सहारा नहीं है, तुम किसी योजना के फ़ायदे में नहीं हो। अब शहर में देखो कितनी सुविधाएं हैं। लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर से चला लेते हैं, जनरेटर है, दुनिया भर के पेट्रोल पंप है, गाड़ियां हैं। शहर में क्या है, या तो पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ, या किसी बैलगाड़ी की सवारी करो। बात तो छोड़ो, हॉस्पिटल भी तुम्हारे गांव में नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लोगों को अपना इलाज करने के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता है, लेकिन शहर वाले कभी गांव की तरफ किसी काम के लिए नहीं भागते हैं। गांव वाले ही नौकरी मांगने के लिए शहर में आते हैं। शहर वाले कभी गांव में जाके नौकरी नहीं मांगते। और फिर हंसकर मुंह चिढ़ाकर बोली, इधर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमें कुछ बताएगी, काम देगी? यहाँ कोई भी नहीं है। तुम बेगारी कर लो, खेती में मजदूरी कर लो, यही है। बड़ी बड़े दुकानें, शोरूम तो हमारे शहर में है। सही कहती हो, गांव वाली बहन ने कहा। हमें किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी पड़ती, झूठ नहीं बोलना पड़ता, बरगलाना नहीं पड़ता। हम सीधे तरीके से व्यवहार रखते हैं। अपना अनाज, सब्जियां, फल लेके हम बाज़ार की मंडियों में जाते हैं और वहाँ हमें जो भाव मिलता है उसी को हम सब्जियां चावल बेच के घर वापस आ जाते हैं। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है। हमें पता है गांव वाले, मंडी वाले, व्यापारी, सौदागर कितनी बेईमानी से भरी ज़िंदगी जीते हैं। यदि वो बेईमानी ना करें, हेरा फेरी ना करें, तो ये जो तुम सज धज की बातें कर रही हो, ये सज धज हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। तुम क्या जानो कि हम जो जीते हैं जीवन, वो पुण्य से नज़दीक है, और जो तुम करते हो वो पाप से है। तुम्हें भगवान ने जो घड़ा दिया है उसमें तुम लोग पाप भर रहे हो, जो कि तुम्हें बाद में हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सीधे साधे जीवन में हैं, हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पुण्य से भरा घड़ा होगा, जो कि हिसाब किताब में हमें तुमसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोनों बहनें जब ऊंची आवाज़ में बहस कर रही थी, तो गांव वाली बहन का पति एक तरफ पेड़ की छांव में चारपाई डालकर ठंडी छांव में लेटा हुआ था। वो दोनों की बातें सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग बचपन से लेके अब तक गरीबी में जी रहे हैं, सीधा सादा खा रहे हैं, सीधा सादा पहन रहे हैं। पढ़ने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नज़दीक नहीं है, दूर जाने के लिए हमारे पास कोई यातायात के साधन नहीं है। ये तो कोई जीवन नहीं हुआ। वो जो बहन शहर में ब्याही थी, उसकी बातों से बहुत प्रभावित था। उसको लगा कि शहर का जीवन गांव वालों से ज़्यादा अच्छा और सुविधाजनक है। वहाँ लोगों में लालच है, तभी तो वो अमीर हैं। या हमें किस चीज़ का लालच हो, हमारे पास न पीतुली ज़मीन है, न पीतुली खेती है, न पीतुले जानवर है, खेती है, आय के साधन है। और जबकि शहर वालों के पास वो जितना चाहें, जितना लालच करें, उतना उनका जेब में धन आना तय रहता है।
और उसके विचार सुनकर एक शैतान जो कि कई दिनों से उन लोगों पे नज़र रखे हुए था, उसने सोचा ये बहुत बढ़िया बात हुई। यही आदमी कहता था कि शैतान भी आ जाए तो भी हम अपने मार्ग से डिगेंगे नहीं। हम सीधे साधे लोग, गांव के लोग कभी शहर वालों की तरह लालची और बेईमानी नहीं करेंगे, ना लालची बनेंगे। उसके मन में जब ये विचार आए तो उसने उस पुरुष की दिमाग में, दिल में एक योजना बनानी शुरू कर दी कि कैसे वो भी अमीर बन सकता है। शैतान का दिमाग अपनी शैतानी योजना में लग गया। उसे याद आया, यही आदमी कहता था कि मेरे पास छोटी सी ज़मीन है, छोटी सी कमाई है, मैं ईमानदारी से उसी में खुश हूँ। इसी मेहनत में जो मैं कमा पाता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कभी लालच में नहीं पड़ता। अगर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन आ जाए तो भी कोई शैतान मेरे दिल में लालच पैदा नहीं करा सकता। तो तभी शैतान ने सोचा कि चलो अब मैं इसको परीक्षा में लेता हूँ। इसे अब मैं खूब सारी ज़मीन दिलाऊंगा और ज़मीन दिला के फिर मैं देखूंगा कैसे ये मेरे चंगुल से बचता है। शैतान ने उसके दिमाग में डाला कि 300 एकड़ ज़मीन की मालकिन जमींदारिन जो कि अपने सेवकों के हाथों खेती बाड़ी सौंप कर खुद ऐश करती है, शहर में रहती है, आती जाती है, कभी गांव रहती है कभी शहर में, तो क्यों ना उसी से इस आदमी को मैं ज़मीन दिलवा दूँ। उस औरत के पास 300 एकड़ ज़मीन थी गांव में और उसके अपने लोगों से, अपने आसामी लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे। तभी उसने एक दिन एक रिटायर्ड फौजी को अपने मैनेजर की पोस्ट पे नियुक्त करा दिया, जो कि फौजी तबीयत का था, डिसिप्लिन से चलता था, बहुत सख्त था और ज़्यादा चूत चपड़ पसंद नहीं करता था। उसने लोगों पे आए दिन जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। वो उनसे अनाज की वसूली करता और दाम देने की जगह उनको कहता कि ये तुम्हारे लिए सज़ा के तौर पे फ़ाइन है, आगे से ऐसी गलती करोगे तो फिर मैं ऐसी अनाज ले जाऊंगा और इसको बेच के मैं भरपाई करूंगा। तो जो गांव वाली बहन थी उसके पति, जो कि ज़मीन में बहुत कम होने के कारण ज़्यादा इनकम नहीं होती थी, कई बार उसके पचड़े में पड़ चुका था। वह गांव वाली का पति, जिसका नाम कि दीनानाथ था, वो कई बार उस फौजी के हाथों जुर्माने खा के और जले बुले मन से, क्योंकि जुर्माना तो उसे देना ही पड़ता था, नुकसान भुगतना ही पड़ता था, लेकिन वो जब वो घर पहुंचता तो उस बात का बदला वो अपने परिवार वालों से लेता, उनको मारता पीटता, घर से निकालता, उन्हें भोजन न करने देता। अगले साल जब ठंड का मौसम आया तो लोगों ने सुना कि किसी मुंशी इकराम अली को
इकरम अली था शायद वो, उसको ज़मींदार ने अपनी काफ़ी सारी ज़मीन बेच रही है। किसान लोग जिसमें ये दीनानाथ जी भी थे चौंक पड़े कि ऐसा मालकिन ने क्यों कर दिया, ये फैसला क्यों किया है। गांव के किसान जो कि उस ज़मीन पर निर्भर थे, वो मुंशी इकरम को जानते थे कि वो उस मैनेजर से भी ज़्यादा नीच प्रकृति का है, और अब तक जो वो आराम से जीवन जी रहे थे, इस मैनेजर के आने के बाद उनका जीवन दूभर हो गया था। लेकिन अब उससे भी बुरे दिन उनको देखने पड़ेंगे यदि इस इकराम अली ने उस ज़मीन को ख़रीद लिया। अब उन्होंने मीटिंग की और तय हुआ कि मालकिन के ब्याज जाके इकराम अली जो ज़मीन की कीमत देना चाहता है उससे ज़्यादा कीमत दे के वो अपने अपने खेतों को खुद ही खरीद लेंगे, जो कि वास्तव में उस ज़मींदार की 300 एकड़ ज़मीन का हिस्सा थे। तो उनको किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। इस पर वे इकट्ठा हुए और मालकिन के पास पहुंच गए। ज़मींदारिन ने उसकी बातें सुनी और कुछ बहस वगैरह हुई, उसके बाद वो राज़ी हो गई।